अक्सर मैं देखता हूँ और आप लोगों ने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। जब भी आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ। यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ। सिविल सर्विस का एग्जाम होता है और जो आईएएस आईपीएस ये पद होते हैं। इसी तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है, यूपी में यूपी पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, बिहार में बीपीएससी हो गया, एमपी में एमपीपीएससी हो गया। इन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जब भी इनकी तैयारी करने के बारे में आप लोग सोचते हैं या तैयारी करते हैं, तो आप लोग किसी से सलाह लेते हैं, सुझाव लेते हैं, तो उसके द्वारा क्या कहा जाता है कि सबसे पहले आप लोग अपने एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर जरूर देखिए, इन पर फोकस करिए, इन्हें समझिए। उसके बाद सबसे ज्यादा जिन किताबों की चर्चा होती है वो है एनसीईआरटी की किताबें। मैं एनसीईआरटी बुक्स की बात कर रहा हूँ। और एनसीईआरटी बुक्स से जुड़े हुए आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं। आप लोग कहते हैं कि भैया क्यों पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो यही आप लोग सवाल उठाते हैं। और जब पढ़ना चाहिए तो आखिर एनसीईआरटी की किताबें क्यों पढ़ना चाहिए, कौन सा संस्करण पढ़ना चाहिए, और आखिर इन एनसीईआरटी की किताबों को कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, और क्या एनसीईआरटी की किताबों के नोट्स बनाना जरूरी है, और एनसीईआरटी की किताबें कहाँ कहाँ फायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि बिना फायदे के तो आप लोग कोई काम भी नहीं करते हैं, ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा। एक और बात बता दूं आपको, अगर एक लाइन में मैं कहूं तो आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की किताबें रामबाण है। तो समय मत गवाइए, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है और आपको पढ़नी पड़ेगी। एक संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, और इसकी स्थापना राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की बात कर रहा हूँ। 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में। आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके द्वारा लिखी जाती है किताबें। और देखिए एनसीईआरटी की किताबें आपको समझाती हैं, बाकी की जो किताबें हैं ना वो बताती हैं, एनसीईआरटी की किताबें आपको समझाती हैं और आपके एग्जाम का मौलिक आधार बनाती हैं, आपकी नींव मजबूत करती हैं। जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मैं क्लासों में भी देखता रहता हूँ, हर सेक्शन में देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे शब्द, बड़े सरल शब्द रहते हैं, उनकी परिभाषाएं पूछते रहते हैं। वो कहते हैं भैया राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राज्यपाल शासन क्या होता है, कोई किसी तरह का शब्द पूछता रहता है। तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी किताबें पढ़िए, आप लोग अपना बेस मजबूत कर लीजिए, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा रहेगा और फायदा भी मिलेगा। और कहते हैं ना, जब कोई आप घर बनता है, कोई इमारत बनती है, तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है उतनी मजबूत आप देखते हैं क्या रहता है, क्या रहता है, मकान उतना मजबूत रहती है, उसके इमारत की मजबूती उतनी ही रहती है। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, आप लोगों को जरूर पढ़नी है। अब बात आती है क्यों पढ़नी है। तो एनसीईआरटी विश्वसनीय है, प्रामाणिक है, सरल भाषा में लिखी गई और आपकी एग्जाम की बुनियाद मजबूत करती है, और वैचारिक समझ भी आप लोगों के यहाँ से आती है। ठीक है। अब बात आती है कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो देखिए नई सभी पढ़नी है आपको, जो नई किताबें हैं वो सभी पढ़नी है, लेकिन जो पुरानी है उसमें 3 किताबें पढ़नी है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये इतिहास की किताबें आपको पढ़ना है। अब बात आती है कि एनसीईआरटी आखिर कैसे पढ़ें। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे आपने इतिहास उठाया, तो कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी की किताबें एक बार में खत्म कर दीजिए। ऐसा मत करिए कि पहले आपने कक्षा छठवीं की इतिहास की किताब पढ़ ली, फिर कक्षा छठवीं की भूगोल की किताब पढ़ी, फिर कक्षा छठवीं की आपने विज्ञान की किताब पढ़ी। इस तरह से क्या रहेगा, मजा नहीं आएगा और आपको फायदा भी कम मिलेगा। और जब आप लोग कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की, कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की इतिहास की किताबें पढ़ेंगे, तो एक क्लास को आप लोग दूसरी जोड़ पाएंगे, कक्षा छठवीं से 7वीं को जोड़ पाएंगे, 7वीं से 8वीं को जोड़ पाएंगे, और बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो आपको विषय व क्रम में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है। जब आपकी इतिहास की सभी किताबें खत्म हो जाती है, तो फिर आप लोग भूगोल उठा लीजिए, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। अब बात आती है कि कोई कक्षा छठवीं की आपने मान लीजिए कि किताब उठाई है एनसीईआरटी की, तो इसे कैसे पढ़ेंगे आप लोग। एनसीईआरटी की कक्षा छठवीं की इतिहास की किताब आपने ली, तो आप लोग चैप्टर पढ़ने से पहले, आप देखिए प्रस्तावना दी रहती है, उसको जरूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और जब आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर के खत्म होने के पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, प्रश्न दिए रहते हैं, उन्हें आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। फिर आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है, फिर उनके आंसर देने की, उत्तर देने की कोशिश करना है। और जब पहली बार आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहे हो, तो बड़े ध्यान पूर्वक एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, एक एक पैराग्राफ को, एक एक पेज को पढ़ते हुए निकल जाना है। ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, समझ रहे हैं आप लोग।
और शब्दों को और उनके अर्थों पर फोकस करना है। उनके अर्थ और शब्द आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब बात आती है कि एनसीईआरटी की किताबें कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी की किताबें आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नोट्स बनाना जरूरी है, तो मैं 50-50% कह देता हूं कि आप नोट्स एनसीईआरटी की किताबों के बना सकते हैं। अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बनाना है तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप बना लें तो अच्छी बात है। और कब नोट्स बनाना है? पहली बार में नहीं बनाना है, दूसरी बार में भी नहीं बनाना है, तीसरी बार में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पॉइंट आपको अपने नोट्स में शामिल करना है। क्योंकि पहली बार अगर आप एनसीईआरटी की किताबों के नोट्स बनाने बैठेंगे ना, तो पूरी की पूरी किताब आप उतार देंगे नोट्स में। पूरी की पूरी किताब, हर लाइन आपको महत्वपूर्ण लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है। 2-3 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि आपको अपने नोट्स में क्या शामिल करना है। अब एक और सवाल आता है कि आखिर एनसीईआरटी की किताबों का फायदा कहाँ कहाँ होगा आपको। तो भैया प्रारंभिक परीक्षा में भी होगा, मुख्य परीक्षा में भी होगा, और इंटरव्यू में, हर जगह आपकी एनसीईआरटी किताबें आपको फायदा पहुंचाती हैं, ठीक है। अब एक और सवाल जो सबसे बड़ा है कि आखिर एनसीईआरटी की किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, उनके नाम बता दीजिए भैया। और इन सब की पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी गई, तो वहां से जाकर आप लोग फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इतिहास की किताबों की बात करते हैं कि इतिहास में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है आपको। कक्षा 6वीं की किताब का नाम है हमारा अतीत एक, इस किताब को आपको पढ़ना है। कक्षा 7वीं की किताब है हमारा अतीत 2। कक्षा 8वीं की किताब है हमारा अतीत 3। कक्षा 9वीं की किताब है भारत और समकालीन विश्व 1। क्या नाम है कक्षा 9वीं की इतिहास की किताब का? भारत और समकालीन विश्व 1। कक्षा 10वीं की किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। कक्षा 11वीं की किताब का नाम है विश्व इतिहास में विषय वस्तु। कक्षा 12वीं में 3 किताबें पढ़नी है इतिहास में आपको। पहली किताब है भारतीय इतिहास में विषय वस्तु 1, भारतीय इतिहास में विषय वस्तु 2, और भारतीय इतिहास में विषय वस्तु 3। इस तरह से आप देखेंगे इतिहास के लिए आप लोगों को इतनी किताबें पढ़नी है, ठीक है, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक। फिर अब बात आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, यानी कि आप बात किसकी हो रही है? भारतीय कला और संस्कृति के लिए। तो इसके लिए कक्षा 11वीं की किताब है भारतीय कला का एक परिचय। और कक्षा 11वीं की एक और किताब है भारत की जीवित शिल्प परंपराएं। इसमें अध्याय 9 और 10 आप लोगों को पढ़ लेना है। और कक्षा 12वीं की किताब है आर्ट एंड कल्चर के लिए, भारतीय कला और संस्कृति के लिए, भारतीय कला का परिचय भाग 2। इतना आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ना है। और वो जो स्टैंडर्ड किताबें आपको पढ़नी है ना, उनके बारे में हम लोग अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ एनसीईआरटी किताबों के बारे में बात की जा रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भूगोल में कौन कौन सी किताब पढ़नी है, कितनी किताबें पढ़नी है। तो भूगोल में आपको कक्षा 6वीं की किताब का नाम है पृथ्वी हमारा पर्यावास। अगर आप लोग खरीदने जाएंगे ना दुकान पर, तो आप लोग वहां इसी नाम से इसे बोलेंगे तो वो दे देगा, ठीक है, दुकानदार। तो कक्षा 6वीं की किताब का नाम क्या है? पृथ्वी हमारा पर्यावास। और कक्षा 7वीं की किताब है हमारा पर्यावरण। कक्षा 8वीं की किताब है संसाधन और विकास। कक्षा 9वीं की किताब है समकालीन भारत एक। क्या है? समकालीन भारत एक। कक्षा 10वीं की किताब है समकालीन भारत 2। और कक्षा 11वीं की किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। कक्षा 11वीं की किताब है भारत भौतिक पर्यावरण। कक्षा 12वीं की किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और कक्षा 12वीं की किताब है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इस तरह से आप देखिए भूगोल में आप लोगों को इतनी किताबें पढ़नी है। कक्षा 11वीं में भी 2 किताबें पढ़नी है, कक्षा 12वीं की 2 किताबें आपको पढ़नी है भूगोल के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए। कक्षा 6वीं की किताब है सामाजिक और राजनीतिक जीवन 1। कक्षा 7वीं की किताब है सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2। कक्षा 8वीं में किताब है सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3। और कक्षा 11वीं की किताब है समाजशास्त्र का परिचय। क्या है? समाजशास्त्र का परिचय। ये आप लोग याद रखिएगा। कक्षा 11वीं में एक और किताब है समाज का बोध। और कक्षा 12वीं में है भारतीय समाज। कक्षा 12वीं में एक और किताब है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इतनी आपको किताबें पढ़नी है, किसके लिए? भारतीय समाज के लिए, ठीक है। बात आती है भारतीय राज्य व्यवस्था की, राजनीति की। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए कितनी किताबें पढ़नी है आपको? कक्षा 9वीं की किताब है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। कौन सी? लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। जो आपकी किताब का मेन पेज होगा ना, ऊपर वाला कवर पेज, उसी पर ये नाम लिखा होगा आपको। कक्षा 10वीं की किताब है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। कक्षा 11वीं की किताब है राजनीतिक सिद्धांत। कक्षा 11वीं की किताब है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार।
और कक्षा 12वीं की किताब है ये समकालीन विश्व राजनीति, कक्षा 12वीं की किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इस तरह से अब भारतीय राज्य व्यवस्था में आप लोगों को इतनी किताबें पढ़नी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो अर्थव्यवस्था में आप लोगों को कौन कौन सी किताब पढ़नी है। कक्षा 9वीं की किताब है अर्थशास्त्र, इसे आप लोगों को देखना है। कक्षा 10वीं की किताब है आर्थिक विकास की समझ, और कक्षा 11वीं की किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के लिए कक्षा 12वीं में दो किताबें आप लोगों को पढ़नी है, एक कौन कौन सी है। एक तो किताब का नाम है, पहली किताब है वृष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, और कक्षा 12वीं की एक दूसरी किताब है समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर बात आती है विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए, तो विज्ञान के लिए आपको कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें आपको सभी पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। कक्षा 6वीं की भी पढ़ना है, कक्षा 7वीं की पढ़ना है, कक्षा 8वीं की, कक्षा 9वीं की, और कक्षा 10वीं की आपको पढ़ना है, ठीक है। बात आती है कक्षा 11वीं में, तो विज्ञान के लिए कक्षा 11वीं में रसायन विज्ञान की इकाई 4 कितनी, इकाई 14 पढ़ना है आपको। पूरी किताब नहीं पढ़नी है, इकाई 14 पढ़ना है, ठीक है। और जीव विज्ञान में आपको इकाई 4 और 5 पढ़ना है, कक्षा 11वीं की बात कर रहा हूं। कक्षा 12वीं की विज्ञान में कौन कौन से पढ़ना है, रसायन विज्ञान में इकाई आपको 16 पढ़नी है, और जीव विज्ञान में इकाई 8, 9 और 10 पढ़नी है। याद रख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग पूरी किताब नहीं खरीदने हैं, अगर आप पूरी किताब खरीदेंगे तो आपको आपका मन जो करना चाहे, लेकिन अगर आप लोग इकाई या यूनिट आप लोग ले लेते हैं तब भी आपका काम आराम से हो जाएगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, ये आप देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए कक्षा 12वीं की किताब है जीव विज्ञान की, इसके अंतिम 4 अध्याय हैं 13 से लेकर 16 तक, ये आप लोगों को पढ़ना है, कवर करना है, ये बात याद रखिएगा। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए क्या क्या पढ़ना है, कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की किताब है जिसके अंतिम 4 अध्याय 13 से लेकर 16 तक आपको पढ़ना है। आगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग अलग एक एक किताब को उठाकर देखेंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। एक किताब पेपर 4 के लिए जो एथिक्स आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें नैतिकता के लिए कक्षा 12वीं की किताब है मनोविज्ञान, इस किताब को आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो काफी आपका बेस मजबूत हो जाएगा। यहाँ से पेपर 4 में ये किताब आपको मदद पहुंचाएगी। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में मिल गया होगा। अब आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सवाल रहता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे लिए कोई सुझाव रहता है तो आप लोग वो भी बता दिया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए। और मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आप लोग ईमानदारी से तैयारी करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो इतना मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना तय है, यानी कि रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। कहीं भी सिलेक्शन हो, लेकिन आपका कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। और मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ना कि भैया इतिहास भूगोल बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सुबह पर सफा। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, 3 बार पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो उस किताब कहीं नहीं जाएगी, वो समझ में आ जाएगी। आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा। और जब आप लोग किताबें पढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रिक आपके गैजेट रहते हैं ना, मोबाइल फोन लैपटॉप टैबलेट, ये दूर रखे होना चाहिए मैं कहता हूँ। और आपकी निगाहें बिल्कुल किताबों पर होना चाहिए। किताबें और आपके बीच दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए, समझ रहे, तीसरा किताबें आपके सामने हो और आप हो, आपकी मन पूरा पढ़ाई पर लगा हो, ठीक है। तो ये बात याद रखा करिएगा। किताबें पढ़ते आप कान में क्या लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, आप गाना सुन रहे होते हैं, ऐसा मत किया करिएगा। मस्त पढ़ाई करिए, आप लोग बिंदास पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से खूब ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।